हेलो एवरीवन, ये आज के दिन का पहला ही वीडियो है और मैं इसको पहले ही शूट कर रहा हूँ बिकॉज़ 1 तारीख को मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हूँ एक्चुअली। और ठीक है, जो भी है। कल परसों एंड उससे भी पहले के वीडियोज़ यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। अगर आप चाहो इनमें से कोई भी वीडियो अगर आपको देखना है, जा करके डायरेक्टली चैनल पर जा करके देख सकते हो। ये जो वीडियो है, ये वीडियो भी एक्चुअली कमेंट रिक्वेस्ट पर ही है। उससे पहले मतलब वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ यार, सब्सक्राइब कर लो। 702 सब्सक्राइबर्स हैं, जल्दी से सब्सक्राइब करो क्योंकि 800 तक हमें पहुँचना है यार, जल्दी से पहुँचना है 800, तो सब्सक्राइब करो बिल्कुल। फिर हमें के में भी तो जाना है, फिर 800 के बाद 900 है, फिर 1 के है। तो यार इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूरी है ना? फिर और बेल आइकन प्रेस करके भी ऑल पे ज़रूर से सेट कर देना। अब कमेंट रिक्वेस्ट जैसे मैंने आपको बताया, तो अगर आपको कोई भी स्टॉक को लेकर के कोई क्वेरी है, एनालिसिस चाहिए या कुछ और क्वेश्चन है, जस्ट आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा, ठीक है? तो सबसे पहले मैं क्वेरी देख लेता हूँ। तो ये देखो, ये जो कमेंट है वो यहाँ पे है कि आरएचआईएम एंड बलरामपुर चीनी मिल्स के बारे में इन्होंने पूछा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने आरएचआईएम के बारे में पहले ही बना दिया था वीडियो, ठीक है? एंड इस वीडियो में बात करने वाले हैं बलरामपुर चीनी मिल्स के बारे में। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख लो, मार्केट कैप इसका 8,100 करोड़ का मार्केट कैप है। एक स्मॉल कैप कंपनी है, ठीक है? एक स्मॉल कैप कंपनी है, बट इसका जो रिस्क है वो कंपैरेटिवली कम है, ठीक है? स्मॉल कैप है, मैं मानता हूँ, बट इसका रिस्क कंपैरेटिवली कम है। तो मैं इसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ही इसका व्यू पॉइंट जो है इस वीडियो में मैं इस स्टॉक पे अपना व्यू पॉइंट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ही रखूंगा। बाकी आपका जो मन आप वो कर सकते हो, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है? जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस, ठीक है? ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं एंड सबसे पहले बात करेंगे, ऑब्वियसली यार, जब लॉन्ग टर्म की बात हो रही है तो लॉन्ग टर्म में बिजनेस फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स तीनों ही ज़रूरी होते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले बिजनेस के बारे में, फिर फंडामेंटल्स, फिर टेक्निकल्स पे चलेंगे, ठीक है? तो बिजनेस में आपको समझ में ही आ रहा होगा नाम पढ़ करके कि बलरामपुर चीनी मिल्स, तो चीनी मिल्स ही होगा ये, ठीक है? तो बिल्कुल वैसा ही है। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हो, वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड शुगर कंपनीज इन इंडिया, ठीक है? और बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो, BCML मतलब बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड is one of the most efficient integrated sugar producer in the country, ठीक है? कंपनी has grown its capacity by well planned capacity expansion projects and acquisition of existing companies over recent years। मतलब यहाँ पे जो है कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है? मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ जो है आप खुद से रीड कर लेना। और यहाँ पे इनका जो शुगर बिजनेस है, ठीक है? उससे जो है अराउंड 78% जो रेवेन्यू है इनका शुगर बिजनेस से ही आता है, ठीक है? और बाकी जो है इनका डिस्टिलरी बिजनेस है, ठीक है? जिससे जो है अराउंड आप कह लो 14% के आसपास का रेवेन्यू जो है, 14.3 ऐसा कुछ रेवेन्यू जो है इनका डिस्टिलरी बिजनेस से आता है। और उसके साथ जो है इसका जेन पावर बिजनेस है, ठीक है? जिससे जो है 7% रेवेन्यू आता है। मतलब यहाँ पे जो है आप कह सकते हो इसका जो कोजेन पावर बिजनेस है उससे सबसे कम रेवेन्यू आता है, ठीक है? और पावर को जनरेशन जो मतलब को जनरेशन पावर बिजनेस इसका पूरा नाम है, कोजन ही कह लो शॉर्ट में, ठीक है? तो कोजन से और डिस्टिलरी से इनका जो है इसका जो है रेवेन्यू कम आता है, मतलब कोजन से 14% और डिस्टिलरी से अराउंड 7%, है ना? और बाकी जो रेवेन्यू 78% जो रेवेन्यू है वो यहाँ पे इनका आता है अराउंड 78 या 79 जो कह लो, उनका ये आता है शुगर से, ठीक है? तो इनका जो मेन रेवेन्यू स्ट्रीम है वो शुगर ही है, बाकी आसपास तो थोड़ा इधर उधर है ही। खैर, जो भी है, यहाँ पे इन्होंने एंटर किया हुआ डाउन स्ट्रीम बिजनेसेस में, जो मैंने आपको नाम बताया। पहला है डिस्टिलरी बिजनेस। इसमें क्या करती है कंपनी, कंपनी जो है 4 डिस्टिलरीज को इन्होंने जो है कमीशन किया हुआ है, ठीक है? जो कि क्या करती है, इंडस्ट्रियल अल्कोहल एंड इथेनॉल बनाती है, ठीक है? क्या बनाती है? इंडस्ट्रियल अल्कोहल एंड इथेनॉल बनाती है। उसके साथ कोजन पावर बिजनेस है, जो क्या करती है, वही को जनरेशन पावर प्रोड्यूस करती है। और बाकी चीज़ें आप यहाँ पे जो है रीड कर सकते हो, कितने मेगावाट से और क्या है वो सब। तो और बाईबैक के बारे में यहाँ पे आप देख सकते हो। तो जो भी है यहाँ पे ओवरऑल यही है कि कंपनी जो है बिजनेस के बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं करनी है, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत इजी बिजनेस है। पहला, चीनी का बिजनेस, ऑब्वियसली शुगर, तो जो भी है उससे 79% के आसपास का रेवेन्यू आता है। दूसरा, इनका डिस्टिलरीज का बिजनेस, उससे अराउंड 14% रेवेन्यू आता है। एंड तीसरा इसका जो है कोजन पावर का बिजनेस है, जिससे अराउंड 7% रेवेन्यू आता है। तो बस यार ऐसा ही कुछ है। और अब चलते हैं इसके फंडामेंटल्स में। तो सबसे पहले क्वार्टर्स पे चलेंगे, तो क्वार्टर्स आप यहाँ पे देख सकते हो। मार्च 22 एंड 23 को कंपेयर करेंगे, 1280 से
यहाँ पे 1492 मतलब 1280 से 1500 हो चुका है, सेल्स इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 330 से 404 इंक्रीज हुआ है। मार्जिन जो है 26 से 27 इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 304 से 364 इंक्रीज हुआ है। नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे जो है 240 से 254 हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा है, इट्स वेरी गुड रिजल्ट जो है, सच में काफ़ी अच्छा है। अब चलते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, जो मुझे असली पिक्चर, मुझे नहीं आप लोग को भी असली पिक्चर दिखाएगा इसका। तो देखो यार, अगर यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हो, है ना, सेल्स आप खुद ही देख सकते हो, थोड़ा सा अनस्टेबल टाइप की कंपनी है, मतलब ऐसा कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है, कंपनी जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है। जैसे देखो, पहले 2300 हुआ, फिर 32 हुआ, फिर 26 हो गया, 3200 से 2600 हो गया, नीचे आ गया। फिर यहाँ पे 2900 हुआ, इंक्रीज हुआ। फिर यहाँ पे 2700 हो गया, फिर डिक्रीज हो गया। फिर यहाँ पे 3400, 4300, फिर यहाँ पे डिक्रीज हो गया 4200। फिर इंक्रीज हुआ 4700, 4800, 4846, लगभग सेम पे ही रह गया। फिर डिक्रीज हो गया 4600। तो कंपनी बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, बहुत अनस्टेबल है, कभी बढ़ती है, कभी घटती है, कभी कुछ करती है। एंड अगर आप प्रॉफिट भी देखोगे कंपनी का, तो वो भी कुछ हद तक आपको अनस्टेबल ही देखने मिलेगा। पहले देखो यहाँ पे, अगर आप देखोगे 100 हुआ, फिर 500 हो गया, ठीक है, 600 हो गया, फिर 200 हो गया, फिर 600 हो गया, फिर 600, 500 हो गया, फिर 480 हो गया, फिर 450 हो गया, फिर 200 के आसपास आ चुका है। आप समझ रहे हो, कभी प्रॉफिट जो है 600 जा रहा है, कभी 600 प्रॉफिट 300 आ जा रहा है, कभी 250 आ जा रहा है, कभी पौने 200 आ जा, पौने 300 आ जा रहा है। तो मतलब अनस्टेबल है, ठीक है। और अगर आप सेल्स ग्रोथ देखोगे तो कुछ भी नहीं है, सेल्स ग्रोथ मुझे बिल्कुल भी मतलब कुछ है ही नहीं यार, सेल्स ग्रोथ मैं क्या बोलूँ, है ना, -4%, -1%, ये कोई सेल्स ग्रोथ है? इसके साथ अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो वही सेम है, कुछ प्रॉफिट ग्रोथ नहीं है। और स्टॉक प्राइस के बारे में बातचीत ही नहीं होती है चैनल पर। और आरओई अगर आप देखोगे तो आरओई मैं कहूँगा फिर भी ओके है, ठीक है, मतलब मैं फिर भी एक बार को कह लूँगा ओके, ठीक है। वैसे तो लास्ट ईयर वाला जो है 10% वो कम है, लेकिन हाँ 19%, 18%, 15% इज ओके। और हाँ 19% को मैं कुछ हद तक गुड भी कह दूंगा एक बार को। बट हाँ, मुझे जो है सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। आरओई ओके ओके सा लगा, आरओई भी पसंद नहीं आया, बट ओके ओके सा लगा, ये तो मुझे अच्छा ही नहीं लगा, मतलब ये बेकार लगा मुझे, समझ रहे हो, ये दोनों। बैलेंस शीट पे चलते हैं, तो बैलेंस शीट पे अगर आप देखोगे कंपनी के पास बोरिंग्स काफी ज्यादा है, ठीक है। बट हाँ, रिजर्व्स भी कंपनी के पास 2900 करोड़, मतलब लगभग 3000 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स है। और अगर आप बोरिंग्स देखोगे तो शॉर्ट टर्म बोरिंग 1450 करोड़ है, लॉन्ग टर्म बोरिंग 430 है। तो बैलेंस्ड है, मतलब लॉन्ग टर्म बोरिंग कम है, शॉर्ट टर्म बोरिंग ज़्यादा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आगे बोरिंग्स को लेकर के। और अगर आप CWIP देखोगे, कंपनी का कुछ ना कुछ CWIP चलते रहता है, अच्छी बात है। इन्वेस्टर्स में चलते हैं, तो यहाँ पे जो है मुझे इसका एक और नेगेटिव पॉइंट लगा, प्रोमोटर्स के पास 42% शेयर होल्डिंग है, जो मुझे कम लगा। मैं आपको हमेशा कहता हूँ स्मॉल कैप है, मतलब 65 के ऊपर जाओ ही, हमेशा 65 के ऊपर ही देखो। और यहाँ पे 42% मुझे बहुत कम लगा। FIIs के पास 13% है, अच्छी बात है। DIIs के पास 21% है, अच्छी बात है। बट यहाँ पे प्रोमोटर्स, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी प्रोमोटर है, क्योंकि प्रोमोटर ही अगर उसको कैसे आप खुद ही सोचो कि प्रोमोटर को मतलब मुझे कैसे पता चलेगा कि प्रोमोटर को कंपनी पे विश्वास है या नहीं है। अगर कंपनी पे विश्वास होगा तो प्रोमोटर ही सारा स्टेक लेकर के बैठी रहेगी, ठीक है। तो जो भी है यहाँ पे ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछोगे, ठीक है, पब्लिक के पास भी 22%, अगर आप इसमें देखोगे तो लगभग 20% के आसपास आप मान के चलो, 20% पब्लिक के पास है, ठीक है। तो पब्लिक के पास 20% ज़्यादा नहीं है, ओके ओके साइड, ठीक है। FIIs के पास अच्छा स्टेक है, DIS के पास भी अच्छा स्टेक है, मैं मानता हूँ, बट प्रोमोटर्स के पास जो है स्टेक कम है। और मतलब 42% मुझे कम लग रहा है, और स्मॉल कैप के हिसाब से और कम लग रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे पब्लिक का यहाँ पे कम होता और प्रोमोटर का ज़्यादा होता, ठीक है, या फिर अगर यहाँ पे DIIs का कम होता थोड़ा सा, मतलब अगर 21 की जगह 11 होता एंड प्रोमोटर्स का जो है 52 होता, तो मुझे और अच्छा लगता, ठीक है। बट देखो यार, मेरा मेन डिमांड जो होता है स्मॉल कैप में वो प्रोमोटर्स होता है। मैं ये नहीं कह रहा शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा नहीं है, बट क्योंकि प्रोमोटर्स यहाँ पे कम है तो मुझे अच्छा नहीं लगा, ठीक है। मैं इसको नेगेटिव पॉइंट में नहीं रखूंगा कि यार शेयर होल्डिंग पैटर्न खराब है, खराब नहीं है, इट्स गुड, बट नॉट गुड फॉर मी, बस। अब यार मैं आपसे कुछ बातें करता हूँ जो मुझे इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स लगे। तो पॉजिटिव पॉइंट मुझे यहाँ पे कुछ खास नहीं लगा, सीरियसली स्पीकिंग मुझे कुछ भी खास यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट नहीं लगा। नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा, और वो भी बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, कि यहाँ पे सेल्स ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं है और प्रॉफिट ग्रोथ भी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आरओई भी ओके ओके सा ही है, तो आरओई को मैं नहीं इंक्लूड करूंगा अब, लेकिन ये दोनों मुझे काफी नेगेटिव पॉइंट्स लगे, ठीक है। और इसके साथ अगर आप मेरे व्यू पॉइंट से देखते हो तो प्रोमोटर होल्डिंग भी एक हद तक नेगेटिव पॉइंट ही है। बाकी ओवरऑल अच्छा है,
ओवरऑल मैं नहीं कह रहा, बट हाँ सिर्फ प्रोमोटर होल्डिंग नेगेटिव पॉइंट है, बाकी सब ठीक है। और ठीक है, बाकी यार चलते हैं इसके टेक्निकल्स पे। तो टेक्निकल्स पे देखो यार, मैंने जो है यहाँ पे ना कुछ सपोर्ट लेवल्स बनाए हुए हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेवल्स आएगा तो यहाँ पे फर्दर मैं एवरेजिंग कर सकता हूँ, ठीक है। जिसमें से ये जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है, ये वाला जो लेवल है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड ये सब थोड़े वीक लेवल्स हैं, और ये कुछ रेजिस्टेंस के ऊपर मैंने लेवल्स बनाए हुए हैं, ठीक है। अब देखो यार, अगर आप मुझसे पूछोगे कि यार यहाँ पे क्या किया जाना चाहिए, तो ऑब्वियसली मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, बट एक चीज़ है, मैं अपनी बात आपको बता ही सकता हूँ, तो नो रिकमेंडेशन मेरे तरफ से, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। बट ये जो है अभी अराउंड 23% गिरा हुआ है, मतलब ऑल टाइम हाई के ज़्यादा पास नहीं है, बट हाँ ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो अगर आप मुझसे बोलोगे तो मैं यहाँ पे देखो, अगर आप मुझसे पूछोगे फ्रेश बाइंग एंड एवरेजिंग, तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ, नो रिकमेंडेशन अगेन। मैं यहाँ पे फ्रेश बाइंग करना पसंद करूंगा, और अगर आप एवरेजिंग बोलोगे तो मैं यहाँ पे एवरेजिंग करना पसंद करूंगा, एंड अगर फर्दर नीचे आता है तो मैं यहाँ पे भी एवरेजिंग करना पसंद करूंगा। तो देखो यार, एवरेजिंग का कुछ नहीं है, एवरेजिंग में इन तीनों लेवल्स पे मैं एवरेजिंग कर लूंगा, लेकिन फ्रेश बाइंग के लिए मैं इसी लेवल को कंसिडर करूंगा, सबसे नीचे जो है 308.95 के आसपास, लगभग 309 ही लगा लूँ। तो वहाँ पे मैं एवरेजिंग और फ्रेश बाइंग, मतलब एवरेजिंग तो ऑब्वियसली, लेकिन फ्रेश बाइंग भी मैं कर सकूंगा बाकी और लेवल्स पे, सिर्फ और सिर्फ एवरेजिंग। बाकी ठीक है यार, ये मेरी बात थी, मैं खुद क्या सोच रहा हूँ वो मैंने आपको बताया, कोई रिकमेंडेशन मैंने आपको नहीं दिया हुआ है, ठीक है। बार बार मैं कह रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जो आपको सही लगता है आपको वो करना है, आपको स्टडी करना है, एनालाइज करना है, बिजनेस देखना है, फंडामेंटल्स देखना है, टेक्निकल्स को देखना है, एनालाइज करना है टेक्निकल्स को, फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर अगर आपके पास है तो बिल्कुल उनसे कंसिडर करना है, उनसे डिस्कस करना है, कंसल्ट करना है। उसके बाद आपको बहुत जो चाहो आप कर सकते हो, मेरे तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस ये वीडियो था। ठीक है यार, तो इसी के साथ एंड करते हैं वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, डेफिनेटली लाइक से सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।